हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 6 पाठ 9 गुप्त काल। दिल्ली में स्थित मेहरौली लोह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का वर्णन है। इस चंद्र नामक शासक की पहचान इतिहासकार गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज 1600 साल बीत जाने के बाद भी इस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगा है। इससे गुप्त काल की उन्नत प्रौद्योगिकी का पता चलता है। कुषाणों के पश्चात एक नए वंश का उदय हुआ। यह राजवंश गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य भारत के लगभग 319 से 20 ईस्वी में स्थापित हुआ। इस राजवंश ने भारत के विशाल भूभाग पर लगभग 200 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया था। गुप्त सम्राटों ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर केंद्रीय शक्ति को सुदृढ़ किया। गुप्त शासकों ने व्यापार, साहित्य, कला, स्थापत्य, विज्ञान एवं तकनीकी के विकास को बहुत प्रोत्साहित किया। गुप्त काल में देश धन धान्य से पूर्ण था। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश। गुप्त वंशावली में प्रथम शासक के रूप में श्रीगुप्त तथा द्वितीय शासक के रूप में घटोत्कच का नाम मिलता है। ये दोनों ही प्रभावहीन शासक थे। इस वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत चलाया। इसकी रानी का नाम कुमार देवी था, जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। इस वैवाहिक संबंध ने गुप्त सत्ता के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त महान विजेता था। उसे कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। पश्चिमी इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित कर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणापथ के 12 स्थानों को जीतने के बाद उनसे उपहार कर प्राप्त कर मुक्त कर दिया। विजय प्राप्त करने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध घोड़ा अंकित मुद्रा को चलाया। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने की थी, जो इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों से मालवा व गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया। शक विजय के उपलब्ध में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद क्रमशः कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठे। स्कंदगुप्त के शासन काल में गुप्त साम्राज्य पर हूणों ने आक्रमण कर दिया। हूण मध्य एशिया की क्रूर एवं बर्बर जाति के लोग थे। स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक हूणों को पराजित किया। स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश के उत्तराधिकारी शासक हूणों का प्रहार नहीं रोक सके। बुद्धगुप्त के समय से ही गुप्त साम्राज्य विघटित होता चला गया। 6ठी शताब्दी के आरंभ में चंद्रगुप्त का अंत हो गया। प्रशासन। गुप्त काल में साम्राज्य शासन का केंद्र होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसके सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य भुक्ति प्रांत में विभाजित था। प्रांत के प्रमुख को उपरिक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। गुप्त काल में राज्य के अधिकारियों को नकद वेतन के स्थान पर भूमि दी जाती थी। प्राचीन काल से चली आ रही राजस्व प्रणाली का अनुसरण किया गया। सामान्यतः कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। साम्राज्य विभाजन। साम्राज्य भुक्ति, उसके बाद विषय, फिर विथि और फिर ग्राम। भुक्ति कहते हैं प्रांत को, विषय जिला, विथि ग्रामों का समूह। धर्म। गुप्त शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियां। संगीत। गुप्त सम्राट संगीत प्रेमी थे। कुछ सिक्कों पर वीणा बजाते हुए सम्राट समुद्रगुप्त का चित्र अंकित है। कला।
स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला इस युग की महान देन है। भूमरा नामक स्थान पर शिव मंदिर का चबूतरा और शिवलिंग ही शेष रह गए हैं। गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। मूर्तियां हिंदू, वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों से संबंधित हैं। मूर्तियों का निर्माण सफ़ेद बलुआ पत्थरों से हुआ है। गुप्त काल में विशेष प्रकार के पत्थर के स्तंभ भी बनाए जाते थे। ये मंदिर है दशावतार मंदिर, देवगढ़, झांसी। औरंगाबाद महाराष्ट्र के पास अजंता की प्रसिद्ध गुफा है। गुफा की दीवारों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रांकन, जिन्हें भित्ति चित्र कहते हैं, किया गया था। इन चित्रों के रंग आज भी लगभग वैसे ही हैं जैसे प्रारंभ में थे। ये हैं भित्ति चित्र। साहित्य। गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। इन नवरत्नों में कालिदास भी एक थे। कालिदास की प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम है। इसी काल में शूद्रक के मृच्छकट्टिकम तथा विशाखादत्त के रुद्र राक्षस नामक प्रसिद्ध नाटक लिखे। इस काल में पुराणों की रचना प्रारंभ हुई तथा पंचतंत्र की रचना की गई, जिसमें लिखी गई कहानियां बच्चों को सूझबूझ की जानकारी देती हैं। रामायण तथा महाभारत को भी इसी समय अंतिम रूप दिया गया। विज्ञान। इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। इस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है, वह सूर्य का चक्कर लगाती है। इनके सम्मान में ही भारत में प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। मेहरौली का लौह स्तंभ वैज्ञानिक प्रगति का एक बेजोड़ नमूना है। 12 मेहर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। 12 मेहर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई ऐसी शक्ति है जो चीज़ों को जमीन के साथ चिपकाए रखती है। आज इसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। फायान के अनुसार गुप्त काल की सामाजिक स्थिति। विदेशी यात्री फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। उसने लिखा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन बहुत अच्छा था। इनके समय में प्रजा सुखी और धनी थी। लोग स्वतंत्रता पूर्वक व्यवसाय करते थे। धर्मशालाओं में भोजन करने की समुचित व्यवस्था थी। राज्य में चोरी का नाम नहीं सुना जाता था। देश में शांति थी। राजा और प्रजा एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते थे। यह आर्यभट्ट। फायान ने पाटलिपुत्र में एक विशाल चिकित्सालय देखा। चिकित्सालयों में रोगियों को मुफ्त दफा व भोजन देने की व्यवस्था थी। नगर में अनेक संस्थाएं थीं जहां दीन दुखियों की मदद तथा अपाहिजों की सेवा की जाती थी। गुप्त काल के लोग दानी और दयालु प्रवृत्ति के थे। गुप्त काल में लोग लहसुन, प्याज व शराब का सेवन नहीं करते थे। वे अहिंसक और सत्यवादी थे। गुप्त वंश, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और अंत में बुद्धगुप्त।